नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने महिला सम्मान योजना के क्रियान्वयन न होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि 8 मार्च को हर महिला के बैंक अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे, लेकिन एक भी पैसा नहीं आया। यह एक जुमला था। 2500 रुपये तो छोड़िए, अभी तक योजना का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपये आएंगे, लेकिन हम आज देख सकते हैं कि उनके खाते में 2500 रुपये नहीं आए। तो ये जुमला था, इसलिए मोदी जी के जुमले के बैंक का ही वादा हुआ था। वरना 8 मार्च आई, 8 मार्च गई, 2500 रुपये तो छोड़िए, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने कहा कि बिहार तरक्की कर रहा है। आज देश में कहीं भी बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। बिहार दिवस पर बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने दी। बिहार में विपक्षी नेताओं द्वारा सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि इस्तीफा कौन मांग रहा है, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। बिहार दिवस है तो बिहार प्रगति कर रहा है और आज बिहारी कहलाना पूरे दुनिया में कहीं भी कोई जाता है तो बिहारी कहलाना सम्मान का विषय है। तो इसलिए बिहार दिवस में बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाएंगे, केंद्र सरकार से उन्होंने पूछा। इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने दुनिया भर की बातें कहीं पर असली बात कब कराएंगे? 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, 2025 हो गया। ये एक चुनावी भाषण था। दुनिया भर की बातें कहीं पर असली बात यह है कि आप जम्मू और कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा कब वापस लौटाओगे, उस पर तो कुछ नहीं कहा। हमने मांग की, अब बताइए कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति इतनी बदल गई है जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, तो अब उसको पूरा राज्य का दर्जा क्यों नहीं वापस लौटा? उस पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमने ये सवाल उठाया जनगणना कब कराएंगे, 2021 में कराना था। वो जनगणना न कराने का उसका एक नतीजा ये है कि करीब 14 करोड़ भारतवासियों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बन गया है, 15 करोड़ भारतवासियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है, जिनको मिलने का हक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2013 में जो पारित हुआ था। पर जब वो तभी हो पाएगा जब जनगणना खत्म होगा। 2021 में करना था, 4 साल हो गए हैं, कोई संकेत नहीं है, कोई उस पर टिप्पणी नहीं की अपने भाषण में। 2 घंटे का भाषण था, दुनिया भर की बातें कर रहे थे, पर जनगणना के बारे में कुछ नहीं कहा। कश्मीर को आप पूरा राज्य का दर्जा कब वापस लौटाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक चुनावी भाषण था, बस निशाना बनाया पश्चिम बंगाल को, निशाना बनाया इनको तमिलनाडु के सरकार को जहां चुनाव होने वाले हैं, यहां वहां केरल के बारे में कुछ बात की। ये चुनावी भाषण था। तो सवाल उठाए थे हमारे ओर से, अजय माकन जी उठाए थे और कई वक्ता थे जो गृह मंत्रालय के फंक्शनिंग के बारे में, उनके कामकाज के बारे में जो सवाल उठाए गए थे, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। लेकिन आपने कहा जो संघीय ढांचा पर आक्रमण हो रहा है, जो राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जिस तरीके से सब केंद्रीयकरण हो रहा है, विकेंद्रीकरण नहीं। हमारी मांग है कि विकेंद्रीकरण हो। उसके अभी तो ट्रेंड तो अलग दिशा में है, अभी तो केंद्रीयकरण हो रहा है। उसके बारे में, संघीय ढांचा के बारे में, संघीय ढांचा पर जो आक्रमण हो रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा। दंगों के बारे में कुछ नहीं कहा। महाराष्ट्र में भी तो डबल इंजन सरकार है, वहां दंगे हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो ठीक है, दुनिया भर की बातें कहें, चुनावी भाषण किया, पर जो असली मुद्दे हैं, जम्मू और कश्मीर को लेकर कब राज्य का दर्जा वापस लौटाओगे, जनगणना कब कराएंगे, इस पर तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। उत्तर पूर्वी राज्यों की बात बहुत की उन्होंने, मणिपुर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, नागालैंड के बारे में कुछ कहा नहीं। तो कई सवाल उठते हैं, बट
गृह मंत्री तो कल तो पूरा उनका एक चुनावी भाषण था बस, इसलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहा जाएगा। बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का मौन सवाल बीजेपी के जो मौन सवाल है, मौन है बीजेपी क्यों, इस पर भी सवाल उठता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने लोगों की आपराधिक गलतियों को नज़रअंदाज करती है और दूसरों की गलतियों को वोटों के लिए सड़क पर लेकर आती है। राष्ट्रगान का अपमान कतई नहीं सहा जाएगा, चाहे कोई हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उससे बड़े पद पर हो या कोई आम आदमी हो। राष्ट्रगान के अपमान की इजाजत किसी को नहीं, इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो मुद्राएं दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं राष्ट्रगान के अपमान की बात है, देश के अपमान की बात है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहीं पर अगर नीतीश कुमार इस वक्त इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री होते तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनके खिलाफ हल्ला बोल चुकी होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मौन सवाल खड़े करता है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का छद्म राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को कुछ नहीं कहती है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की सारी गलतियों को, आपराधिक गलतियों को इग्नोर करती है और दूसरे की गलतियों को सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए लेकर सड़क पर आती है। क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दे या राष्ट्र के मुद्दे उसके लिए सर्वोपरि नहीं होते, उसके लिए सिर्फ पार्टी हित सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बताना पड़ेगा, वरना भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगे। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यहाँ होली के दिन, होली की उन्होंने चर्चा की है, उन्होंने कहा है कि होली के दिन पश्चिम बंगाल में 10 से 12 लोग घायल हुए। यह बहुत दुखद घटना है। हमने विधानसभा में कोशिश की थी कि सरकार की तरफ से कोई बयान दिया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। यह धारा 163 लागू है, यहाँ एक धारा 163 लागू है। हम कानून को मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम कानून को मानते हैं। हमने घायल लोगों से मुलाकात की। पुलिस और टीएमसी एक साथ अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए यह सब काम कर रहे हैं। यहाँ 10 से 12 आदमी घायल हुआ होली का दिन, दोल पूर्णिमा का दिन। ये बहुत दुखद इंसिडेंट है। हम लोग कोशिश किया था असेंबली में, ये पुलिस मिनिस्टर, गृह मंत्री खुद और उनकी रिप्रेजेंटेटिव सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट दे जाए, लेकिन वो लोग इनकार किया। यहाँ धारा 163 इम्पोज है, अभी भी है हम लोग को रोकने के लिए, रोकने नहीं सका। हम लोग, आई एम लॉ अबाइड पीपल, मेरा साथ मेरा कॉलीग एमएलए है, स्टेट का जीएस है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हम सब लोग कानून मानता है। इसलिए 5 वार्ड में 163 है, उसका बाहर इस सिटी में हम लोग जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको खिलाफ फॉल्स एफआईआर हुआ है, उसका साथ मुलाकात किया। पार्टी की ओर से कुछ असिस्टेंस भी हम लोग दिया और फुल लीगल सपोर्ट भी दूंगा हम लोग। नॉर्मल सी 163 विड्रॉ होने के बाद बीजेपी बीरभूम डिस्ट्रिक्ट की ओर से यहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा और रामनवमी में भी कार्यक्रम होगा। 163 रहेगा नहीं रहेगा, रामनवमी का कार्यक्रम में कोई रुकावट नहीं डालने हम लोग मानेंगे। पुलिस कंप्लीटली तुष्टिकरण की राजनीति, जो ममता बनर्जी के एजेंडा अपने वोट बैंक को बरकरार रखना कर रहा है। यहाँ का पुलिस अनुब्रत मंडल का इशारा में काम कर रहा है। ये पहले से यहाँ का डोमिनेंसी एक खास समुदाय की लिए उसका जो वोट बैंक है वो लिए कर रहा है। पुलिस और टीएमसी एक साथ ही अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए सब काम कर रहा है। जो इंसिडेंट दोल पूर्णिमा और होली में हुआ है, बीरभूम में 2 इंसिडेंट हुआ है। यहाँ साइथिया में हुआ है, कीर्तनाहर में भी हुआ है, नानूर में हुआ है। इसलिए हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब, हमारी जो सनातन राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम कर रहा है और भाजपा वचनबद्ध है। जहां भी सनातन के ऊपर राष्ट्रवादी को आक्रमण होगा, वहां भाजपा कार्यकर्ता अपने प्राण देकर खड़ा रहेगा। बंगाल कोई ममता बनर्जी का दिया हुआ बंगाल नहीं है। ये बंगाल बांग्लादेश में जाने वाला था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को भारत भूमि में रखा है। इसलिए इसको मजबूती से, ताकत के साथ सनातनी को रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। यह हमारी कमिटमेंट है।
113 साल पहले बंगाल का हिस्सा था बिहार और आज से 113 साल पहले 22 मार्च की बात करें, 22 मार्च 1913 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। तब से लगातार 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में तकरीबन आधा दर्जन सरकारी विद्यालय के बच्चों ने गोपालगंज जिला समाहरणालय में पहुंचकर 22 मार्च यानी आज बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर सुंदर रंगोली बनाते हुए दिखी। बिहार दिवस को लेकर बच्चों में काफ़ी खुशी और उल्लास देखा गया। के मध्य विद्यालय हजियापुर से आई हूँ। यहाँ पर बच्चों को लेके आई हूँ रंगोली बनवाने के लिए बिहार दिवस के अवसर पर। बच्चे में तो बहुत जरा उत्साह है। बच्चे रंगोली, यहाँ तक कि कलर बढ़िया नहीं मिला है फिर भी बच्चे एकदम कलर ये बना रहे हैं बढ़िया। आज का जो 22 मार्च है ये हमारे बिहार का 113वीं वर्षगांठ है। इसके उपलक्ष्य में हमारे समाहरणालय में प्रतियोगिता रखा गया रंगोली का, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हैं बच्चों को लेकर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से। सर हम लोग अपने बिहार के बारे में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे गौतम बुद्ध हुए, हमारा प्यारा गोलघर है, ये सब मधुबनी पेंटिंग हुई। इस चित्रकला के माध्यम से हम लोग अपना बिहार दर्शा रहे हैं। मीना कुमारी है, मैं राजकीय मध्य विद्यालय से आई हूँ। बिहार 22 मार्च बिहार दिवस पे आई हूँ और यहाँ पे रंगोली बनाया जा रहा है बिहार दिवस के अवसर पर। बेतिया के नरकटियागंज में शिक्षक का मोबाइल छीनकर उनके खाते से 1,14,000 रुपए निकालने के मामले में शिकारपुर पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। मामले में पुलिस ने झपटमार गिरोह के 3 युवक को गिरफ्तार किया। युवकों के पास से पुलिस ने शिक्षक का मोबाइल, 51,000 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद किया है। एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि घटना 8 मार्च की रात की है। शिक्षक रामविलास कुमार स्कूल से लौटकर नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां से शिक्षक पैदल घर जा रहे थे। धूमनगर चौक के पास मोबाइल पर बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन ली। गिरफ्तार तीनों युवकों की पहचान मलदहिया पोखरिया निवासी नासिर अंसारी, नंदू कुमार, गोलू अंसारी के रूप में हुई है। दिनांक 8/3/24 को रामविलास कुमार शिक्षक हैं, धूमनगर के रहने वाले हैं, नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से घर जा रहे थे। रास्ते में अपने मोबाइल से वो बात कर रहे थे। इसी बीच पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार लड़के आए और उनका मोबाइल झपट्टा मारकर ले करके चले गए। उसके बाद जो रामविलास कुमार हैं वो एटीएम से गए पैसा निकालने, तो देखे कि उनके खाता से पैसा निकला हुआ है 1,14,000 रुपया। इस संबंध में उसके बाद आकर के प्राथमिकी अंकित कराए, अनुसंधान हुआ। अनुसंधान के क्रम में 3 लड़के पकड़े गए, जिसमें एक नासिर अंसारी है, एक नंद कुमार है और एक विधि विरुद्ध बालक है। इन लोगों के पास से जो उनके खाता से 1,14,000 रुपये निकाले थे, उसमें से 51,500 रुपया बरामद हुआ है। लूट वाली मोबाइल भी बरामद हुई है और जिस मोटरसाइकिल से यह घटना किया गया था वह मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस पैदाशी रूप से ही पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो चाल चली है, उसी कीमत उन्हें कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। उसकी कीमत कर्नाटक का मुसलमानों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने का फैसला पिछड़ा विरोधी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इसका जवाब दें कि पिछड़ों के हक पर डाका डालने का काम कांग्रेस ने किया है, इस पर वे मौन क्यों धारण करे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पैदाइशी रूप से पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की विरोधी रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के सदैव खिलाफ रही। धर्म के आधार पर, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ठेकेदारी हो, आरक्षण देने के सख्त खिलाफ थे बाबा साहब और यह संविधान में उल्लिखित भी है। लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए जो घटिया चाल चली है, इसकी कीमत उन्हें कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में चुकानी पड़ेगी। ये पिछड़ों की पीठ पर
एक तरह से छुरा भोंकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल करते हैं, फिर ठेकेदारी में उनको 4% आरक्षण देने का काम करते हैं और पिछड़ों के हक पे डाका डालने की ये कोशिश है। और कर्नाटक कांग्रेस का यह निर्णय घोर निंदनीय है, संविधान विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, गरीब विरोधी है। सर, सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे कानून व्यवस्था खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। श्री अखिलेश यादव जी, पहले ये बतावें कि जो पिछड़ों को का हक में कांग्रेस ने कर्नाटक में डाका डाला है, पहले मुसलमानों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, फिर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने की बात कही, उस पर वो मौन क्यों धारण किए हुए, इसका जवाब दें। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, समाजवादी पार्टी से लाख गुना अच्छी है और समाजवादी पार्टी सत्ता के लायक पार्टी नहीं है, वह विपक्ष का भी दायित्व ठीक से नहीं निर्वाह कर रहे और हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। वह 27 के सत्ताधीश बनने के स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन 47 तक उनके सत्ता में आने के कोई चांस नहीं। सर, कल आपने छावा मूवी देखी, क्या कुछ खास लगा? नहीं, छावा मूवी बहुत प्रेरणा देने वाली है और देश को आतताइयों से, आक्रमणकारियों से, घुसपैठियों से बचा के रखने का सही समय है। यही समय है, वर्तमान भी समझे, आने वाली पीढ़ी भी समझे, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकारी आता है तो वह कितना नुकसान पहुंचाता है, कितनी त्रासदियां देता है, कितना अत्याचार करता है। और क्रूरता का अगर दूसरा कोई नाम है तो वो औरंगजेब है और उसने जितना अत्याचार किया इस भारत की धरती पर, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और छावा मूवी अर्थात शेर के बच्चे की मूवी, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र के रूप में उन्होंने जो संघर्ष किया, मतलब जैसे 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, इस भाव से भरे हुए जितने अत्याचारों को उन्होंने सामना किया, वह साधारण बात नहीं है। वह देख करके रोंगटे खड़े हो गए, क्रोध भी आ रहा था कि कौन सी ऐसी चूक थी, कौन सी ऐसी भूल थी जिसके कारण ऐसा आक्रमणकारी हमारे देश में। सर, विपक्ष जिस तरह से उसको समाजसेवी, महान समाजसेवी का रूप दे रही है, बता रही है, कैसे? देखिए, विपक्ष में समाजवादी पार्टी ही उसकी अगुआ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने एक दिन यह बयान दिया कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का भाजपा से ज्यादा सम्मान करते हैं। मैं उनसे, मेरा सवाल है कि अगर वह छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं तो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महान बताने वाला समाजवादी पार्टी का विधायक आबू आजमी इनके दल के अंदर अभी भी कैसे बना हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं किया है? तो इससे यह समझ में आता है कि जो आबू आजमी ने कहा है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से कहा है, उनकी स्वीकृति से कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा परिसीमन पर पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद कहा कि वो बीजेपी पर, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जहां जीतते नहीं वहां सीटें कम कर रहे हैं। क्या दक्षिण भारत को जनसंख्या नियंत्रण की सजा मिल रही है? हैदराबाद में परिसीमन पर आयोजित होने वाली अगली बैठक पर उन्होंने कहा, जहां बुलाएंगे हम जाएंगे। जैसे पंजाब की एग्जाम्पल, पंजाब में वो जीतते नहीं सीटें, ऑल दो दे आर इंक्रीजिंग सो फार एज पर माई इंफॉर्मेशन, वो 5 सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन 543 में अगर 13 हैं तो आवर शेयर इज 2.39%। अगर 850 में 18 हैं तो आवर शेयर विल डिक्रीज बाय 2.11। तो हमारा कुर्बानियां 90% है, फुटबॉल में 45% है, तो हमारा शेयर तो बढ़ना चाहिए। बीजेपी बोल रहा है कि ये करप्शन को छुपाने के लिए यूपी में करप्शन नहीं है, यूपी में करप्शन नहीं है, राजस्थान में करप्शन नहीं है, मध्य प्रदेश में करप्शन नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो मतलब ये करप्शन इसमें कहाँ आ गई? हाँ, साउथ को क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करने की सजा मिल रही है? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, एक तरफ कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कर रही है, आपकी सीटें कम करेंगे। तो परसेंटेज जो है पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको है, दैट शुड बी सेम। Sir, also, why do you think Mamata Banerjee and TMC did not support? नो, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, आंध्रा से भी थे, केरला के चीफ मिनिस्टर थे और सभी साउथ की सीटों के थे। तो वी आर फुली सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ
अनफेयर जो ये कर रहे हैं, तो फेयर डिलिमिटेशन हो कर दो, लेकिन उसका क्राइटेरिया सिर्फ पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। सर अगला मीटिंग हैदराबाद में आप पार्टिसिपेट करोगे? जहां बुलाएंगे हम जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।